अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने बहुत सारी हादसात और वाक़यात और चीज़ों को इंटरप्रेट करते हुए एक अंदाज़ा लगाया था कि मेरे नज़दीक अमेरिका जो है वो अपने उस दौर में दाखिल हो चुका है जिस दौर के अंदर उसकी तबाही जो है वो मुसल्लम सी नज़र आती है। ये अंदाज़ा भी मेरी ज़ात का नहीं था, बल्कि वो तमाम तर उम्मत मुसलमा की अब तक की जो रिवायत चली आ रही है फितन के बारे में, उसके हिसाब से था। और मेरा अंदाज़ा था कि ट्रंप जिस रास्ते पे अमेरिका को डाल रहा है, ये मज़ीद अगर कुछ देर और रहता है तो इसके साथ ही और इस तबाही की तरफ मज़ीद अमेरिका चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल आगे बनती है उसके अंदर यूरोप और मुसलमानों की लड़ाई होगी। और बाकी जो चीन और सिंध की बाकी लड़ाइयाँ जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशगोइयाँ की हैं। इस दौरान ट्रंप के बारे में एक दो चीज़ें और भी मैंने कही थी कि अगर ट्रंप जो है उसको हरवाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो आखिरी दौर में ये हो चुका था कि इसराइल ये समझता था कि ट्रंप की मुंह फट होना जो है, उसकी उस तरह की आदत जो है, ये हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती है, तो इसलिए हम किसी न किसी तौर पर इसको आगे बढ़ाएंगे और हम जो बाइडन या किसी और को मुंतखब करेंगे ताकि वो हमारे साथ हमारे इरादों के मुताबिक काम कर सके। लेकिन इन सारे मामलात के अंदर मेरी एक और जो बात मैंने की थी, जो वो भी मेरी ज़ाती नहीं, उस एनालिसिस के हिसाब से की थी कि ट्रंप को अगर हरवाया गया तो वो किसी न किसी तौर पर या तो अमेरिका के अंदर कोई एक फसाद पैदा करेगा या फिर कोई आलमी जंग छेड़ देगा। आज इस वक्त अमेरिका में जो बहस चल रही है वो सबसे बड़ी बहस ये है कि ट्रंप को क्या वाइट हाउस से निकाला जा सकता है कि नहीं है। इसके ऊपर मैं सिर्फ इस वक्त पहले अमेरिकन आइन और उसके साथ साथ उनकी इससे पहले जो रिवायत रही है उसके हिसाब से बात करूंगा, और अंदाज़ा होगा कि इस वक्त अमेरिका के जो लोग हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि अगर ट्रंप इन तरह की सूरत हाल पे चल निकला और इस रास्ते को उसने इख्तियार कर लिया तो फिर अगले 4 साल जो हैं वो ट्रंप के हैं। अमेरिका में बुनियादी तौर पर जो अमेरिका का आइन है, ये बुनियादी तौर पर जमहूरी आइन नहीं है। इसे ये पॉपुलर वोट के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि इसने रियासतों के एक मजमूए को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की है। इसीलिए रियासतों के अंदर कतन एक नहीं लिखा गया कि जो आइन के अंदर के रियासतें जो हैं वो इलेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट करके भेजेंगे। यानी आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका के अवाम जो हैं तकरीबन 14-15 करोड़ जो वोटर जिन्होंने वोट डाला है, 14.5 करोड़ वोट डाला है, उनकी कोई हैसियत नहीं, बल्कि वो इलेक्टर्स जो हैं उनकी बुनियाद पे जो नॉमिनेट होकर जाएंगे उनकी हैसियत है। वो जाके आके ट्रंप वालों को इलेक्ट किया वो भी बदल सकते हैं, लेकिन अमूमन बदला नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि ये मैं ज़रा आइन की एक छोटी सी एक दफ़ा जो है ये आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लॉज 2 और 3 पढ़ता हूँ। ईच स्टेट शेल अपॉइंट, हर रियासत नामजद करेगी, यहाँ इलेक्ट का लफ्ज़ नहीं, इन सच मैनर एज द लेजिस्लेटर देयर ऑफ में डायरेक्ट, जिस भी तरीक़ेकार से उनकी असेंबली उनको बताएगी कि इस तरह डिक्टेट करो तो तब आपको डिक्टेट करेगी, करते हुए उसको नॉमिनेट करेगी। ए नंबर ऑफ इलेक्टर्स इक्वल टू द होल नंबर ऑफ सेनेटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव टू विच द स्टेट, इस तरह, यानी जितने उनके यहाँ सेनेटर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव के नुमाइंदे हैं उनके बराबर इलेक्टर्स नॉमिनेट करेगी। इसीलिए हर रियासत के अलग-अलग नंबर हैं इलेक्टर्स के। इस सूरत हाल के अंदर एक बात तय है कि आइन की मंशा ये है कि रियासत को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टर्स को वहाँ पर भेजे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। अब इस सूरत हाल में इलेक्टर्स ने हर रियासत ने एक रास्ता अख्तियार किया कि उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बना दिए कि जिन कवानीन के तहत उनका के वोट होगा और वोट के अंदर लोग जो जीतेंगे उनको हम भेज देंगे। ऐसी सूरत हाल में जो है इलेक्टर्स जो हैं वो उस आइन की असेंबली के मुताबिक सीधा सीधा चला जाया करते हैं। लेकिन अगर कभी किसी तरह इस मामले के अंदर कोई तनाज़ा पैदा हो, जिसे डिस्प्यूट कहते हैं, तो फिर अमेरिका के अंदर तकरीबन 3 मिसालें ऐसी हैं जिसके अंदर ऐसा किया गया। अब इन मिसालों में सबसे पहली मिसाल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है उसकी इलेक्शन सबसे पहली जो थी वो 1846
1876 की थी उस वक्त, लेकिन 1876 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो 1800 की थी। 1800 के अंदर हुआ ये था कि उस वक्त भी इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो तकसीम हो गया था और किसी को इलेक्ट नहीं कर सकता था, तो थॉमस जेफरसन जो था उसको इलेक्ट किया गया था, और उसके बाद दूसरी दफ़ा 1854 में हुआ था, 24 में हुआ था, और जॉन एडम्स जो था उसको इलेक्ट किया गया था। ये उस वक्त की हालात बहुत पुराने हैं। उस वक्त कन्फ्यूजन ये थी कि दोनों जो थे वो बराबर के वोट ले चुके थे और हालात ख़राब हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसको दे दिया जाए इख्तियार जो है इनको, रियासतों को, और रियासतें खुद जो है वोट दें। लेकिन सबसे अहम तरीन जो इलेक्शन है वो 1876 का इलेक्शन है, ये अभी कुछ दिनों की बात है। इसमें हुआ ये था कि डेमोक्रेट पार्टी जो थी उसका सैमुअल टिल्डन जो था, और उसके बाद रथफोर्ड हेयर जो था, ये रिपब्लिकन के थे, ये दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। इन्होंने 4 रियासतें फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, जनूबी कैरोलिना, लुइसियाना और ओरेगन के बारे में ये कहा कि यहाँ पर लोगों ने वोट सही नहीं डाला गया और ये मामला ख़राब हुआ। अब चूंकि असेंबली के पास किए हुए कानून जिसके तहत ये तय है कि लोग वोट देंगे तो इलेक्ट करेंगे, वो आइन से सबॉर्डिनेट है, उसकी हैसियत आइन के बराबर नहीं है। तो हुआ ये कि इन असेंबली के अरकान ने कहा कि ये डिस्प्यूटेड है, हम इनको नहीं मानते। तो जिस वक्त वो इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ पर बैठा, तो बैठते हुए उन्होंने कहा कि ये 20 वोट जो चारों स्टेट्स हैं इनके क्योंकि डिस्प्यूटेड हो गए हैं, मुतनाज़ा हो गए, इनको निकाल के बाकियों में वोटिंग करा दीजिए। जब वो वोटिंग कराई गई तो लुइसियाना और ओरेगन और साउथ कैरोलिना और फ्लोरिडा का निकाल के तो 20 वोट इनके निकल गए, तो 185 वोट चाहिए थे। 184 मिले उस वक्त उसको, रथफोर्ड हेस को, और सैमुअल टिल्डन को मिले थे 164 वोट। फिर उनको इख्तियार दे दिया गया कि ठीक है, अब रियासतें जो हैं वो अपने तौर पर इलेक्ट करें, तो हर रियासत का 1 वोट होता है, क्योंकि फिर जब कांग्रेस में आ जाता है तो उसके बाद हुआ ये कि 164 वोट वाला जो था वो प्रेसिडेंट बन गया। अब सूरत हाल क्या है? अब इस वक्त ट्रंप की सूरत हाल ये है कि 9 रियासतें हैं जिनको मिशिगन, विस्कॉन्सिन, आयोवा, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, फ्लोरिडा, ये वो रियासतें हैं कि जिन रियासतों के अंदर इस वक्त स्विंग रियासतें कहा जाता है, जिनके अंदर उसने कहा है कि ये चीज़ें जो हैं मुतनाज़ा हैं, यहाँ पर इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। और इलेक्शन के बारे में ट्रंप का सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि पोस्टल बैलेट ख़ास तौर पे मनूवर करने के लिए किए गए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पोस्टल बैलेट दुनिया के हर मुल्क में, क्योंकि खुद मैं तकरीबन 5-6 दफ़ा तकरीबन रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे मैंने फ़राइज़ अंजाम दी हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि पोस्टल बैलेट कैसे मैनेज हुआ करते हैं। हमारे जब हम डिप्टी कमिश्नर होते थे तो एक मशीन होती थी जो उसमें स्टीम्स निकलती थी, उसके अंदर लिफाफा डाल दिया जाता वो सील समेत वो लिफाफा खुल जाता था, और उसको उसमें से लिफाफे से कागज़ निकाल के कोई दूसरा डाल दिया जाए या पढ़ लिया जाए और वापस उसको सील कर दिया जाए, तो पता नहीं चलता था कि सील कब खुली और कैसे खुली। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो पोस्टल बैलेट को जितनी जल्दी चाहती थी, जिस तरह चाहती थी, उसको मनूवर कर सकती थी। यही ट्रंप का बुनियादी इल्ज़ाम भी है, और वही इसी बात पे करता है। दूसरा वो कहता यह है कि हर रियासत के अलग-अलग कवानीन हैं। किसी जगह कहा गया कि वोटिंग शुरू होने से पहले अपने बैलेट पहुंचा दो, किसी जगह कहा गया वोटिंग के दौरान जब तक काउंटिंग चलती है उस वक्त तक पहुंचा दो, काउंटिंग के बाद नहीं पहुंचा दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन रियासतों के अंदर अगर एक ट्रंप जाता है किसी जगह पे, उसे अदालत कहते हैं, तो अदालत अगर ट्रंप के हक में फैसला करती है तो डेमोक्रेट्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे, अगर डेमोक्रेट के हक में फैसला करती है तो ट्रंप ऊपर चला जाएगा। और हालत ये होगी कि 6 जनवरी को जब इजलास बुलाया जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज का, तो उसमें 2-3 ऑप्शंस ट्रंप के पास मौजूद हैं जो किसी और के पास नहीं। इन 9 रियासतों में सिर्फ एक रियासत ऐसी है जो ट्रंप के मुखालिफ है, वो मिशिगन की रियासत है डेमोक्रेट्स की। बाकी सारी की सारी रियासतें 8 जो हैं, विस्कॉन्सिन, आयोवा, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, फ्लोरिडा, ये जो हैं ये ट्रंप के मुखालिफ, उन ट्रंप के हक की डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स की। अब इनमें से कोई एक रियासत इतने जिसके नंबर हैं वो अगर अपने उसको इलेक्शन के आइन को कलम करार देती है और कहती है कि आइन के रूल के मुताबिक हम खुद नॉमिनेट करते हैं, और वो असेंबली में से चुन के कुछ लोगों को नॉमिनेट करके भेज देती है, तो वहाँ पर एक डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। और आइन ये कहता है कि जब डिस्प्यूट पैदा हो जाए
تو ڈسپیوٹ پیدا ہونے کی صورت میں ان ریاستوں کے ووٹ ختم ہو جائیں گے اور باقیوں میں رائے شماری کرا دی جائے گی۔ جب باقیوں میں رائے شماری کرائی جائے گی تو اس وقت ہوگا یہ کہ کوئی شخص بھی 270 ووٹ نہیں لے سکے گا، اور جب 270 ووٹ نہیں لے کے جائے گا تو پھر اس کے بعد آئین یہ کہتا ہے کہ پھر تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا صدر منتخب کریں۔ ایسی صورت میں اس وقت امریکہ کی ریاستوں میں سے 26 ریاستیں جو ہیں وہ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کے پاس ہیں، اور 23 ریاستیں جو ہیں وہ جو بائیڈن کی پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹ کے پاس ہیں۔ ایک میئر جو ہے واشنگٹن ڈی سی کا، اس کو بھی ساتھ ملا دیا جائے تب بھی 2 نمبر سے ٹرمپ جو ہے 2 ووٹوں سے ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار میں رہتا ہے، اور ٹرمپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف 2 کام کرنے ہیں۔ جس حد تک تنازع ہو اس حد تک تنازع کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو خراب کرنا ہے، تاکہ اس وقت تک جب 6 جنوری آئے تو یہ معاملہ جو ہے وہ کسی حد تک متنازع رہے۔ اور دوسرا، اس نے صرف آخر وقت میں جب یہ ووٹنگ ہو جائے دستخط کرنے ہیں کہ میں خود صدر ہوں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے جو ریسنٹلی اقدامات شروع کیے ہیں ان میں سب سے پہلا قدم اس نے یہ کیا ہے کہ اپنے پینٹاگون کے چیف کو تبدیل کر دیا۔ وہ اس لیے تبدیل کر دیا ہے کہ وہ جو بائیڈن کو سیکورٹی کی بریفنگز دے رہا تھا تو ٹرمپ نے اس کو منع کیا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کو بدل رہا ہے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں ٹرمپ کے خلاف ایکشن لے رہی، اپنی ڈیفیٹ کیسے برداشت کرے گی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، 1876 ہو یا 1800 ہو یا 1824 ہو، امریکہ کا جو معاشرہ تھا وہ ایک بہت پرسکون معاشرہ تھا، اور اس کے اندر اس کی ایک ترقی ہو رہی تھی، آہستہ 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 کالے ان کے اندر ضم ہو رہے تھے۔ ابراہیم لنکن کی صورتحال ہو چکی تھی اس سے پہلے، 1876 سے پہلے، اور اس کے بعد حالات جو تھے ہیومن رائٹس کے، دوسری چیزوں کے آ رہے تھے۔ ٹرمپ نے پہلی دفعہ امریکہ کو تقسیم کیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ملک کے اندر اس کے اصل وارث جو ہیں وہ گورے ہیں، جنہوں نے ہنگری سے آ کے، چیکوسلویکیا سے آ کے، انگلینڈ سے آ کے، فرانس سے آ کے یہاں پر آبادی کی، یہاں وہ ریڈ انڈین سے لڑے، یہاں حالات بہتر کیے، اور اب ہر کوئی بندہ جو ہے چلا آ رہا ہے، خواہ وہ میکسیکو سے چلا آ رہا ہے، خواہ وہ مڈل ایسٹ سے چلا آ رہا ہے، خواہ وہ فار ایسٹ سے چلا آ رہا ہے، خواہ وہ ساؤتھ ایشیا سے چلا آ رہا ہے، وہ امریکہ کا مالک بنتا جا رہا ہے۔ تو 75% گورو، ان کو نکالو۔ وہی جو مودی کی بات ہے کہ یہ ہمارا بنائے طور پر ہندوستان ہے، وہی ٹرمپ کی صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر انہوں نے اتنا اسلحہ جمع کر لیا ہے کہ اگر ٹرمپ اس کانسٹیٹیوشن راستے کے اوپر چل پڑتا ہے تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو اس کانسٹیٹیوشن راستے سے چلنے سے روکتی ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ خاک اور خون میں نہلا دیا جائے گا۔ میری تقریباً 12-13 ریاستوں میں جو بات ہوئی ہے وہاں پر رہنے والوں سے بہت خوف زدہ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چرچوں کے اندر بھی اسلحہ بنا لے کے رکھا، اور ایسا اسلحہ ہے کہ سوائے جہاز کے یا اوپر کوئی سیٹلائٹس کے، ڈرونز کے ان کے علاوہ، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈرونز تک ہیں، باقی اتنا اسلحہ ہے جو انہوں نے خرید کے رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ افغانستان کے 50,000 لوگوں کا امریکن اس مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ کیسے کر سکے؟ دوسری آپشن جو ٹرمپ کے پاس اہم ترین آپشن ہے، اور جس کے پاس اب لگتا ہے عمل درآمد شروع ہو گیا ہوا ہے، کہ ٹرمپ کسی بھی ایک بہت عالمگیر جنگ کے اندر امریکہ کو کھڑا کر سکتا ہے، اور کوئی اور محاذ جنگ نہیں سوائے ایک محاذ جنگ کے، اور وہ ہے چین، بھارت اور پاکستان۔ چین کو کہا جائے گا، بھارت کو کہا جائے گا کہ چین کے ساتھ حملہ آور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور جاپان کا ایک محاذ بنایا گیا ہے، لیکن بھارت کسی طور پر اس پہ حملہ آور نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت کو چین کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک سپورٹ میسر نہیں ہوگی۔ اس بھارت کے لیے راستہ ایک ہی رہے گا کہ وہ پاکستان سے لڑائی شروع کرے، سی پیک کا معاملہ ہوگا، چین بیچ میں کودے گا، اور ایک عالمی جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ جب پیدا ہو جائے تو پھر ٹرمپ کو مزید ٹرمپ مضبوط ہو جائے گا، اور وہ پیش گوئیاں جو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان کا وہ ایک اور راستہ جو ہے ہموار ہوتا ہوا یہاں پر نظر آئے گا۔ یہ حالات ہیں۔ اس حالات میں لگتا یہ ہے کہ اگلے 2-3-4 ہفتوں کے اندر پاکستان اور بھارت کی ایک بہت بڑی جنگ جو ہے، اس کا بھی 1-2 دن شروع ہے، اس کو بہت پہلے سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس دسمبر کے قریب جو کیلکولیشنز بنتی ہیں
وہ کیلکولیشن نہیں جو ستاروں کی کیلکولیشن ہوتی ہیں، وہ کیلکولیشن جو احادیث رسول کے مطابق لوگوں نے علماء نے کی تھیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. ظاہر بات ہے وہ اس کا مطلب معنی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جانتے تھے، انہوں نے اشارے دیے تھے. ہمارا علم غلط بھی ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دسمبر کے آس پاس کوئی ایسا وقت ایسا آ سکتا ہے 3-4 ہفتوں بعد کہ جہاں پاکستان بھارت کی بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے اور اس جنگ کے شعلے جو ہیں وہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.